हेलो क्लास। आज की हमारी इस मास्टर क्लास में हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश की। एक ऐसा ऐतिहासिक सफर जिसने राजपूताना का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक प्रोफेसर की तरह उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो इस विशाल साम्राज्य के निर्माण की असल कहानी बयां करती हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सिलेबस बहुत सीधा सा है। पहले हम मारवाड़ के इतिहास को समझेंगे, फिर इसकी स्थापना के वो ऐतिहासिक क्षण देखेंगे। इसके बाद ब्लू सिटी का निर्माण, 52 युद्धों का वो शानदार युग, मुगलों के खिलाफ उनका महान प्रतिरोध और अंत में राठौड़ों की वो विरासत जो आज भी कायम है। पहला भाग, मारवाड़ के इतिहास में स्वागत। चलिए सबसे पहले ये तय कर लेते हैं कि आखिर ये मारवाड़ है क्या, और ये जो इतना मशहूर राठौड़ नाम है ये आया कहाँ से। अब देखिए, जब भी राठौड़ शब्द का जिक्र आता है ना, तो इतिहासकारों में हमेशा थोड़ी बहस छिड़ जाती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे विद्वानों का मानना है कि ये शब्द दरअसल दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से निकला है, लेकिन वहीं कुछ और इतिहासकार हैं जो वंशावली के आधार पर इन्हें कन्नौज के शासकों का वंशज और सूर्यवंशी मानते हैं। दोनों ही थियोरीज अपनी जगह बहुत दिलचस्प हैं। अब किसी भी साम्राज्य की असली ताकत को समझने के लिए उसके भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। मारवाड़, जिसे मरु प्रदेश भी कहते हैं, कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। आज का जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही, ये सब इसका हिस्सा थे। जरा सोच कर देखिए, इतने विशाल और सूखे रेगिस्तान पर नियंत्रण रखना बिल्कुल भी आसान काम नहीं रहा होगा। दूसरा भाग, स्थापना के ऐतिहासिक क्षण। अब टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इतने विशाल साम्राज्य की नींव आखिर रखी किसने थी। कहानी शुरू होती है राठौड़ों के आदि पुरुष राव सिंहा से। इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1212 ईस्वी में राव सिंहा पाली क्षेत्र में कदम रखते हैं और फिर 1273 में वो आधिकारिक तौर पर राठौड़ वंश की नींव रख देते हैं। लेकिन उनका अंत वो बहुत ही प्रेरणादायक है। बीठू गांव में गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राव सिंहा के बाद इस वंश की जो आध्यात्मिक नींव थी उसे मजबूत किया उनके ही वंशज राव दूहड़ ने। और ये बड़ा ही रोचक किस्सा है। राव दूहड़ सुदूर दक्षिण में बिल्कुल कर्नाटक तक गए, सिर्फ अपनी कुलदेवी नागनेची माता की लकड़ी की मूर्ति लाने के लिए, जिसे लाकर उन्होंने बाड़मेर में स्थापित किया। आज भी ये इस वंश का एक बहुत ही प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। तीसरा भाग, ब्लू सिटी का निर्माण। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, उन्हें मजबूत राजधानियों की जरूरत पड़ने लगी। अब यहाँ क्लास के लिए मेरा एक सवाल है। अब खुद सोचिए, अगर किसी राज्य की राजधानी दुश्मनों के निशाने पर हो और बिल्कुल भी सुरक्षित न रहे, तो एक दूरदर्शी शासक क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वो किसी ऊंचे और ज्यादा सुरक्षित स्थान की तलाश करेगा, है ना? और बिल्कुल यही हुआ। राजधानियों का सफर देखिए। 1395 में राव चुंडा को मेंडोर दहेज में मिल जाता है और वो इसे अपनी राजधानी बना लेते हैं। लेकिन मेंडोर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, तो 1459 में राव जोधा ने एक काफी ऊंची और सुरक्षित पहाड़ी पर जोधपुर की स्थापना कर दी। और यह वंश इतना महत्वाकांक्षी था कि आगे चलकर राव जोधा के ही बेटे राव बीका ने अपना एक अलग साम्राज्य बसाने की ठानी और 1488 में बीकानेर शहर की नींव रख दी। इनकी वास्तुकला की सोच कितनी जबरदस्त थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है जोधा का बनवाया हुआ मेहरानगढ़ किला। ये किला चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर बना है और कहा जाता है कि इसकी नींव खुद करणी माता ने रखी थी। इसके कई और नाम भी हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे गढ़ चिंतामणि, और इसका आकार कुछ कुछ मोर जैसा है ना, इसलिए इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। अब इतिहास में इतने सारे नाम हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाता है, इसलिए याद रखने के लिए हम इस मेमोरी टूल का इस्तेमाल करेंगे। मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों को बस आमने सामने रखकर देखिए। जब मारवाड़ में राव गांगा थे तो मेवाड़ में राणा सांगा राज कर रहे थे, और जब मारवाड़ में राव चंद्रसेन मुगलों को टक्कर दे रहे थे तो ठीक उसी समय मेवाड़ में महाराणा प्रताप भी बिल्कुल वही कर रहे थे। है ना काफी आसान? चौथा भाग, 52 युद्धों का युग। अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां राठौड़ राजवंश अपनी सैन्य ताकत के बिल्कुल पीक पर था। यहां जरा इस नंबर को देखिए, 52। मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव, जिन्हें फारसी इतिहासकार हशमत वाला राजा यानी बहुत ही वैभवशाली राजा कहते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कुल 52 युद्ध जीते थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वाकई एक असाधारण सैन्य रिकॉर्ड है। उनकी इसी ताकत का असली एहसास हमें 1544 के मशहूर गिरी सुमेल युद्ध में होता है।
ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि अफगान शासक शेर शाह सूरी के पसीने छूट गए थे। उसे इतिहास का वो मशहूर जुमला कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत गंवा बैठता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मारवाड़ की सेना ने दिल्ली के सुल्तान को हार के कितने करीब ला खड़ा किया था। और हाँ, ये भी सच है कि सूरी ये युद्ध अपनी चालाकी और धोखे से ही जीत पाया था। राव मालदेव के दो बेहद वफादार और बहादुर सेनापति थे, जैता और कुंपा। इन दोनों ने इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी थी कि शेर शाह सूरी भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि काश जैता और कुंपा जैसे सेनापति उसकी अफगान सेना में होते। 5वां भाग, महान प्रतिरोध। अब जाहिर सी बात है, जब साम्राज्य फैलता है तो बड़ी ताकतों से टकराव होना तो तय है, और वो ताकत थी मुगल साम्राज्य। राव चंद्रसेन की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ये पहले ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया। 1562 में राजा बने, 1570 में अकबर के नागौर दरबार में गए भी, लेकिन जब वहां सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने साफ तौर पर अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, और 1581 में अपनी मृत्यु तक वो लगातार संघर्ष करते रहे। इसके कुछ दशकों बाद स्थितियां थोड़ी बदल गईं। महाराजा जसवंत सिंह मुगल दरबार के एक बहुत ही प्रमुख और ताकतवर सेनापति बन गए, लेकिन 1678 में अफगानिस्तान के जमरूद में उनका अचानक निधन हो गया। अब उनके पीछे तुरंत गद्दी संभालने वाला कोई वारिस नहीं था, और इसी वजह से मारवाड़ में उत्तराधिकार का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। जसवंत सिंह की मौत की खबर जब सम्राट औरंगजेब तक पहुंची तो उसकी जो पहली प्रतिक्रिया थी वो दस्तावेजों में साफ दर्ज है। उसने कहा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि औरंगजेब जसवंत सिंह को अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार मानता था, और अब उसे मारवाड़ पर कब्जा करने का एक सीधा मौका मिल गया था। लेकिन यहीं एंट्री होती है मारवाड़ के इतिहास के एक ऐसे महानायक की जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, दुर्गादास राठौड़। जब मुगलों ने जसवंत सिंह के नवजात बेटे अजीत सिंह को कैद करना चाहा, तो दुर्गादास राठौड़ ही वो इंसान थे जिन्होंने उस छोटे से बच्चे को बचाया। और सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि मुगलों के खिलाफ पूरे 30 सालों तक एक लंबे संघर्ष का नेतृत्व किया। उनकी इस स्वामी भक्ति ने ही मारवाड़ को खत्म होने से बचाया। छठा और आखिरी भाग, राठौड़ों की विरासत। चलिए क्लास, आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले इस पूरे राजवंश के सफर को एक बार समेट लेते हैं। आज के इस लेक्चर के ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमने देखा कि कैसे उन्होंने पाली के रेगिस्तान से एक छोटी सी शुरुआत की, कैसे उन्होंने मेहरानगढ़ जैसे किले बनाकर भौगोलिक रक्षा में महारत हासिल की, राव चंद्रसेन जैसे शासकों की वो बेखौफ स्वतंत्रता देखी, और अंत में दुर्गादास राठौड़ की वो अद्वितीय निष्ठा देखी जिसने पूरे साम्राज्य को ढहने से बचा लिया। अब आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, मारवाड़ जैसे कठोर रेगिस्तान में, जहां सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक चुनौती है, वहां किसी राजवंश की असली ताकत क्या होती है? क्या वो मेहरानगढ़ जैसे किलों की ऊंची मजबूत पत्थर की दीवारें हैं, या फिर दुर्गादास राठौड़ जैसे लोगों की वो अटूट वफादारी जिसे कोई लालच, कोई खौफ तोड़ नहीं सकता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इतिहास को ऐसे ही करीब से समझते रहिए।